चलो देखो, कल जो पढ़ाया था उसके आगे चलते हैं। कल प्रिज्म पढ़ाया था, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था, और क्या पढ़ाया था? हाँ हाँ। तो जो ग्राफ था उससे निष्कर्ष क्या निकला था, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, कल लिखवाया नहीं था। आपतन कोण आई तथा विचलन कोण डेल के मध्य क्या था? ग्राफ। ठीक है ना? आपतन कोण आई तथा विचलन कोण के मध्य ग्राफ। इस ग्राफ में मैं क्या बताया था, ध्यान से देख लो एक बार। मैं डायरेक्ट निष्कर्ष लिखूंगा, ठीक है ना? इस पे हमने लिया था आपतन कोण को। इस पे क्या लिया था? आपतन कोण। और इस पे लिया था आपतन कोण इधर जाने पे पड़ रहा था, विचलन कोण ऊपर जाने पे पड़ रहा था, है ना? इस पे लिया था विचलन कोण, जो कि ऊपर जाने पे क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो इसके लिए हमारा ग्राफ किस टाइप का आया था? पहले विचलन कोण आपतन कोण बढ़ाने से घटा था कि नहीं? पहले जैसे जैसे हम आपतन कोण बढ़ा रहे थे, विचलन कोण क्या हो रहा था? घट रहा था। और जब वह अपने निम्नतम मान तक पहुंच जा रहा था, तो फिर जब हम आपतन कोण का मान बढ़ा रहे थे तो विचलन कोण क्या हो रहा था? इस टाइप का कुछ ग्राफ मिला था, है ना? आपतन कोण I1 I2 I3 मैंने लिया था, विचलन कोण डेल 1 डेल 2 डेल 3 लिया था कि नहीं? तो ग्राफ इसी टाइप का आया था। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है, वैसे वैसे विचलन कोण घटता है। और एक विशेष स्थिति में जब विचलन कोण अपने निम्नतम मान तक पहुंच जाता है, तब आपतन कोण का मान बढ़ाने पे वापस विचलन कोण का मान क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो यही चीज कल मैं लिखवाया नहीं था, तो आज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? कि जैसे 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 आपतन कोण का मान आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, विचलन कोण घटता है। विचलन कोण घटता है। और एक विशेष स्थिति में कौन सी स्थिति? ये वाली, जब वो अपने निम्नतम मान पे होता है, इससे कम नहीं हो सकता विचलन कोण का मान, ठीक है ना? तो एक विशेष स्थिति में जब विचलन कोण अपने निम्नतम मान तक पहुंच जाता है, तब आपतन कोण का मान बढ़ाने पे क्या होता है? आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान बढ़ता है। ये तो कल की चीज है, कल ये चीज बताई गई थी, बस लिखवाई नहीं गई थी, ठीक है ना? कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, वैसे वैसे विचलन कोण का मान घटता है। और एक विशेष स्थिति में जब विचलन कोण अपने निम्नतम मान तक पहुंच जाता है, तब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, तो विचलन कोण का भी मान क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, ठीक है ना? ये इस ग्राफ से निष्कर्ष निकला था। क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन में बोलेगा कि बताओ प्रिज्म के लिए आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन विचलन कोण किस प्रकार परिवर्तित होता है। वो वाली कुर्सी ले लो, बस बैठ जाओ। यहाँ तक समझ में आया ना? अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब चलेगी। यही डेरिवेशन पेपर में पूछता है, और इसी डेरिवेशन में जो फार्मूला आएगा, उसी फार्मूले पे मैक्सिमम सवाल लगेंगे, ठीक है? जैसे हेडिंग तो वही है कि प्रिज्म द्वारा
प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन इसमें हम लोग हेडिंग बना के लिखेंगे कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, या प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। ठीक है ना, यही हेडिंग डाल देते हैं, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है ना, अब इसका सूत्र जो होता है मैं पहले लिख देता हूँ फिर प्रूफ करूंगा। इसका जो सूत्र होता है वो होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2, यही फार्मूला है। ठीक है ना, ये 10 में डायरेक्ट बता दिया जाता है कि ये फार्मूला, इसको याद कर लो। इस पे ये अल्पतम विचलन कोण है, न्यूनतम विचलन कोण है, ये प्रिज्म कोण है, मान रख लो, हल कर लो, आंसर आ गया, बस काम खत्म। ये फार्मूला कहाँ से आया था ये वहाँ पे नहीं बताया गया था, इसका डेरिवेशन अब सीखेंगे। और ये 10 में नहीं था तो समझ लो 12 में इंपॉर्टेंट भी है। अगर प्रिज्म से क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग में तो ज़्यादातर यही पूछता है, इसी का डेरिवेशन। ठीक है ना, अगर ये नहीं पूछेगा तो फिर वर्ण विक्षेपण पूछता है, 7 रंगों में बांटना प्रकाश को। बाकी चलो इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। इसी का हमको क्या करना है आज, प्रूफ। ठीक है ना, देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले कल एक मैं चित्र समझाया था, वो चित्र बनाना होगा, उसी चित्र से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, चित्र क्या था, सबसे पहले एक प्रिज्म लिया गया था, ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म का नाम है ABC, और ये क्या होता है, प्रिज्म कोण, कोण ए इसको बोलते हैं। ठीक है ना, अब इस पे एक प्रकाश की किरण हम कुछ कोण पे आपतित करवाएंगे ऐसे। ठीक है ना, इस किरण का नाम होगा PQ। अब ये प्रकाश की किरण प्रिज्म के अंदर जाएगी तो सबको पता है प्रिज्म किसका होता है, जरूरी नहीं है कांच का हो, किसी और भी चीज़ का, जल का भी बनता है प्रिज्म। वो जो इंद्रधनुष देखते हो ना, वो जल के कारण प्रकाश 7 रंगों में बटा रहता है, जल की बूंद के कारण, तो उस समय जल की बूंद प्रिज्म का काम करती है। ठीक है ना, हाँ हाँ, उसका भी बन जाएगा, मैं ये लाइट का भी बना दूंगा, फ्लैश लाइट का बना दूंगा। देखो अभी मान ले रहा है ये कांच है और बाहर क्या है, वायु। तो प्रकाश की किरण वायु से कहाँ जाने वाली है, कांच में। इधर भी वायु ही है, इधर मत समझना कि पानी वानी आ गया है। तो प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाएगी तो एक प्रकार से विरल माध्यम से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में। तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित होगी, क्योंकि जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है, क्योंकि अपवर्तन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन। तो सबसे पहले एक अविलंब खींचेंगे, ये क्या हो गया, तो प्रकाश की किरण ऐसे सीधे न जाके बल्कि अविलंब की ओर झुक जाएगी ऐसे, और ये जब तक कांच में चलेगी अब तब तक कैसे चलेगी, सीधे। अब जैसे ही पृष्ठ AC पर पहुंचेगी फिर ये बाहर निकलने वाली है, कांच से कहाँ जाने वाली है, वायु में। सघन से कहाँ जाने वाली है, विरल में। तो इस बार अविलंब से दूर हटेगी, तो इसका अविलंब ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं। तो प्रकाश की किरण इस बार अविलंब से दूर हटेगी, तो ऐसे सीधे ना जाकर बल्कि अविलंब से दूर हट के ऐसे जाएगी, यही ना था। और इसका नाम Q है तो इसका नाम हमने R रखा था, और इसका नाम S। ठीक है, थोड़ा सा और इसको घुमा देते हैं ताकि देखने में निक लगे, वैसे भी सही था, गलत नहीं था। ठीक है, अब जब इसको आगे की ओर आपतित किरण को किधर की ओर, आगे की ओर, और निर्गत किरण को किधर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर। आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को मान लेते हैं D बिंदु पर काट रही है। कहाँ काट रही है, तो इस D बिंदु पर यहाँ पे एक कोण बनता हुआ दिख रहा है, इस कोण को बोलते हैं डेल, मतलब विचलन कोण, जो कि यहाँ पे अभी ग्राफ में बताया हूँ। ठीक है ना, यही विचलन कोण है। प्रकाश की किरण कितने कोण से विचलित हो गई, ऐसे जा रही थी, प्रिज्म से बाहर निकलने के बाद ऐसे जाने लगी, तो कितना कोण घूम गई, डेल। ठीक है ना, अब इस अभिलंब को भी आगे की ओर बढ़ा लेते हैं, इसके इन दोनों को आगे की ओर बढ़ाया तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, E पर। ठीक है ना, PQRS ABCDE, यहाँ पे नाम रख देते हैं F
और यहाँ पे नाम रख देते हैं जी। ठीक है ना। यहाँ पे एक कोण बनता है जिसका नाम क्या है, I1 आपतन कोण। यहाँ से अपवर्तन हुआ तो अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा उसका नाम R1। ये भी अपवर्तित किरण है तो यहाँ पे भी क्या कौन सा कोण बनेगा, R2। यहाँ पे निर्गत कोण बनता है, इसका नाम E रख लो या फिर I2 रख लो। ठीक है ना। ई से निर्गत कोण को प्रदर्शित करते हैं, बाकी I2 भी कहीं कहीं लिखा होता है, हम लोग इसी का यूज करेंगे I1 I2 का। ठीक है ना। ई का भी यूज करेंगे तब भी बतिया हुआ है वो। अब देखो क्या होगा, बारी बारी से प्रूफ करना शुरू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा काम कर लेते हैं। सब कोण का नाम दे दिए, एक कोण ये वाला रह गया, इसका नाम अल्फा दे देते हैं और इसका नाम क्या दे देते हैं, बीटा ही लिखा है, एक तो गोलवा साइलेंट हो गया। ठीक है। अच्छा बताओ, ये I1 है तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, I1 ही होगा शीर्षा भिमुख कोण से। बस इस तन की जगह यम बना गया तो छोट लग रहा है, ढेर की जगह बना गया तो बड़ा लग रहा है। इसको भी मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो उतना बड़ा बनेगा ना। तो ये I1 है तो शीर्षा भिमुख कोण से ये भी क्या हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, इधर I2 है तो इधर भी कितना हो जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलो हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे बहिष्कोण प्रमेय, डेल का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, तो त्रिभुज DQR में, त्रिभुज DQR में लगाएंगे कौन सी प्रमेय, बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय से बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है कि जो y कोण होता है वह अंतर कोणों के योग के क्या होता है, बराबर। जैसे देखो एक हमारे पास ये त्रिभुज है, ठीक है ना, ये त्रिभुज है, इस वाली भुजा को ऐसे आगे बढ़ा दिया, इस वाली भुजा को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। यहाँ पे एक कोण बना जिसका नाम है A, इस कोण का नाम क्या है। यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, इसका नाम B रख देते हैं और इसका नाम क्या रख देते हैं। तो जो ये बाहर वाला कोण है ना, ये बहिष्कोण प्रमेय से अंदरमा वाले दुनों के योग के क्या हो जाता है, बराबर। ठीक है ना। ये बाहर वाला जो कोण है वो B और C के योग के क्या हो जाएगा, बराबर। तो उसी तरह DQR में देखो, DQR ये छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है ना, इसमें भी ये डेल उसी की तरह A की तरह बाहर बना हुआ है, और अल्फा और बीटा अंदरमा बने हैं B और C की तरह, बने कि नहीं। तो हम लिखेंगे डेल बराबर अल्फा प्लस बीटा, डेल बराबर अल्फा प्लस, बोलो कोई दिक्कत। समीकरण नंबर, अब अल्फा बीटा कौन कोण है, नाम गाँव कर पता है ना, नहीं पता, तो हम लोग अल्फा बीटा का मान निकाल के यहाँ रखेंगे। ठीक है ना, जिसके बारे में हमको पता है, जैसे हम जानते हैं ये आपतन कोण है, अपवर्तन कोण है, इनके लिए सूत्र भी जानते हैं। तो अल्फा बीटा कौन कोण है नहीं जानते ना, जिनको हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए इनका मान निकालना पड़ेगा। तो मान निकालते हैं इनका, देखो अल्फा बीटा दोनों को देखना, ये जो अल्फा है और ये जो R1 है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो I1 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। इधर से देख लो, ये I1 इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर, शीर्षा भिमुख कोण से होगा कि नहीं। मैं कह सकता हूं कि कोण FQP, कोण, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इतना विस्तार में जरूरी ना, FQP का I1 है कि नहीं। कोण FQP क्या है, I1 बराबर अल्फा प्लस, अल्फा प्लस, यहाँ पे ध्यान से देखो तो तुमको दिख जाएगा I1 ये पूरा है, यही पूरा अल्फा और R1 से मिलके बना है, तो I1 बराबर अल्फा प्लस R1 लिख सकते हो कि नहीं। और ये I1 क्या हुआ, क्योंकि ये I1 है, क्योंकि शीर्षा भिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ऐसे दिखा सकते हैं कोष्टक में कि ये क्यों बराबर हुए, शीर्षा भिमुख कोण क्यों बराबर हुए, क्योंकि शीर्षा भिमुख कोण। तो हमको I1 का मान थोड़ी चाहिए, हमको किसका मान चाहिए, अल्फा का। अल्फा का मान निकालोगे R1 इधर आएगा, तो I1 माइनस क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर, अल्फा का मान निकाल लिए। इसी तरह बीटा भी निकालो, बीटा प्लस R2 बराबर I2, ये I2 है ना पूरा, शीर्षा भिमुख कोण से ये पूरा क्या हो गया,
हाँ सर जी आ रहे हैं। तो तुमको क्या दिक्कत है उसकी? तुम का इलाज करवाने के लिए परेशान हो, वो खुद ही करवा लेगा। हंसना हंसना खुद एक दवाई है, जाने दो, हंसना खुद एक दवाई है। कहावत नहीं तूने, और सब रोगों की एक दवाई, जोर लगा के हंस लो भाई। तो जितना जोर से हंसोगे उतना ज्यादा रोग खत्म होगा। ये माले वो देखो कभी बीमार उमार होता है। चलो देखो आगे देखो, अल्फा बराबर आ गया I1 माइनस R1। इसी तरह बीटा का मान निकालेंगे तो चित्र में देख रहे हो ना, I2 जो है वो बीटा प्लस R2 के क्या है बराबर। और I2 ये पूरा क्यों हुआ, क्योंकि ये I2 माने हैं शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिखेंगे I2 बराबर बीटा प्लस R2, ये भी क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर बीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, I2 माइनस R2। समीकरण नंबर 3। 3 का मान समीकरण 1 में, 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। मैं बोला ना कि अल्फा बीटा को हटाना है, तो हटाने के लिए मान निकालना पड़ेगा, निकाल दिया। अब रख दो वापस समीकरण 1 में, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा का मान मतलब समीकरण 2 और 3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में। समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, डेल बराबर हो जाएगा अल्फा, कितना है I1 माइनस प्लस बीटा है, बीटा की वैल्यू है I2 माइनस R2। I वाले को एक साथ और R वाले को एक साथ करते हैं, तो डेल बराबर I1 प्लस I2। और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, मिल जाएगा ना। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर, अब I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ये किसका मान आ गया, डेल का। ठीक है ना। अब इनको निकाल लिया, अब इन्हीं का फिर निकालेंगे कि I1 प्लस I2 कितना होगा, ठीक है ना, और R1 प्लस R2 कितना होगा। अब उसको निकालते हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे। I1 I2 तो ये तो बाहर है, I1 I2 तो बाहर है ना, I1 I2 को छोड़ के रखो, वो लास्ट में काम आएगा। ठीक है ना, जैसे ये फार्मूला में A प्लस डेल एम है कि नहीं, है ना। तो I1 I2 बाद में I बराबर आएगा, मतलब I1 I2 बाद में I के बराबर होगा और ये A के बराबर होगा, तो ये इधर आके डेल प्लस A हो जाएगा। यहाँ A प्लस डेल है कि नहीं। और ये जो I है, I1 I2 है, ये बाद में I होगा, तो I प्लस I 2I हो जाएगा, वो इधर आके बटे में हो जाएगा, तो A प्लस डेल एम बाई 2 आएगा, वो बाद में देखेंगे। ठीक है ना। हमारा अभी क्या इसमें सिद्धांत बन गया, R1 प्लस R2 का मान निकालना। पहले क्या किए, अल्फा प्लस बीटा के रूप में एक समीकरण बनाया डेल का मान निकाल के, बाइस कोण प्रमेय लगा के। उसके बाद देखें अल्फा बीटा कहाँ है, कौन कोण है, हमको नहीं पता, तो इसको हटाने के लिए इसका मान निकाले, शीर्षाभिमुख कोण से निकालेंगे नहीं। अब वापस रखे तो एक समीकरण बना। इस समीकरण में I1 I2 का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन R1 R2 का जुगाड़ लगा सकते हैं। तो R1 R2 को अब हटाएंगे क्या, उसका मान निकालेंगे। तो देखो R1 R2 है कहाँ पे, इस वाले त्रिभुज में है कि नहीं, QRE में ये रहा R1 और ये रहा R2, है ना। तो इस त्रिभुज में हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 है। तो त्रिभुज QRE में, त्रिभुज QRE में R1 प्लस R2 प्लस ये वाला कोण QER, ये वाला कोण दिख रहा है ना, कोण QE बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है ना। समीकरण नंबर 5। देखो समीकरण ढेर सारे बनेंगे, समीकरण देख के डरना मत। मैं चाहता तो इन दोनों का समीकरण नहीं बनाया होता, बना दिया, दूसरी एक्स्ट्रा होगी। ठीक है ना, अल्फा बीटा का डायरेक्ट मान रख लिए होते बोल के।
एक इक्वेशन ये बना, एक और हम इसी में एक रूल लगा सकते हैं। एक देखो ये चतुर्भुज दिख रहा होगा, AQER, ये चतुर्भुज दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब इस चतुर्भुज में अगर हम ये वाला कोण देखो मैं हल्का सा बना रहा हूँ, बोझना नहीं चाहता हूँ चित्र में। ये वाला कोण कितना है, ये क्या चीज है, अभिलंब है ना, क्या है, अभिलंब के साथ कितना कोण बनेगा, 90। ये वाला भी कितना बनेगा, तो 90 90 180 यह हो गया, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, 180 यह हो गया, तो बचा हुआ दूठे मिला के 180 होगा, तब दोनों के जोड़ेंगे तो 360 होगा। तो कोण ए और ये वाला कोण मिला के कितना हो जाएगा, 180। तो कोण ए प्लस कोण QER, QE बराबर 100, समीकरण नंबर 5 और 6 में एक पक्ष बराबर है 180 180, यारन वाला भी क्या कर लेंगे बराबर, समीकरण 5 और समीकरण 6 से 180 180 बराबर था, ये दोनों का बराबर, R1 प्लस R2 प्लस कोण QER बराबर कोण A प्लस कोण QER। इसको मार दो, काट दो, कट गया ना, एक इधर एक उधर, दोनों प्लस में कट जाएगा ना। तो R1 प्लस R2 बराबर क्या हो गया, कोण A। समीकरण नंबर, अब R1 प्लस R2 निकल गया तो रख दो, यहाँ पे रख सकते हो ना। तो समीकरण 7 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 7 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो डेल बराबर क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 की जगह क्या रख देंगे, ए, केवल ए भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ए का मतलब कोण यही है यहाँ पे, ये आ गया समीकरण नंबर 8। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक नहीं किसी को कोई दिक्कत है, कहाँ पे, ये अच्छा चतुर्भुज AQER में, ठीक है ना, चतुर्भुज AQER में। अब ठीक है, ये दोनों 90 तो ये दोनों भी मिला के क्या हो जाएंगे 180, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ डेल का मान निकल गया, और कुछ निकला है, यहाँ से मान लो R का मान निकाल लेंगे। इसको अभी समीकरण मत बनाओ, जब हम लोग देखो ये फार्मूला देख के तुमको क्या लग रहा है, n बराबर साइन ये पूरा I होगा और ये साइन ये पूरा क्या होगा R होगा। तो हमको एक प्रकार से I और R का मान निकालना है। तो R के रूप में हमको एक मान मिल चुका है, केवल R के रूप में मिल चुका है कि नहीं, A वाला, इसको I के रूप में बनाते हैं, तो A को उधर भेज देते हैं। तो I1 प्लस I2 बराबर A, इधर आके A क्या हो जाएगा प्लस में, और डेल है ये इधर है, समीकरण नंबर 8, ठीक है ना। मैं इसको इधर भेजा हूँ, लेकिन देखने से लग रहा है इसको उधर भेज दिया, ठीक है ना। तो मैं एक लाइन कम कर दिया हूँ, इसको इधर ही भेजा गया है, ठीक है ना, बस लिखा उधर गया है, A प्लस डेल उधर आया है, I1 प्लस I2 इधर आया है। अब हम लोग यहाँ पे देखो, हम लोग वो वाली बिना उस वाली स्थिति के प्रूफ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। हम लोग वो वाली स्थिति लेंगे जब न्यूनतम विचलन की स्थिति हो। कौन सी स्थिति हो, न्यूनतम विचलन की स्थिति हो, या फिर वो वाली स्थिति ले लो कि जब आपतन कोण का मान बहुत छोटा हो, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा हो। तो जब आपतन कोण का मान छोटा होगा तो वो आपतन कोण ये वाला इसके बराबर हो जाएगा लगभग, ठीक है ना। मैं कल अच्छे से समझाया था कि बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, बना के दिखाया भी था। तो अभी न्यूनतम विचलन की स्थिति लास्ट में लेंगे, अभी केवल ये वाली स्थिति लो कि जब आपतन कोण का मान बहुत छोटा हो, तब आपतन कोण का मान छोटा होगा तो I1 बराबर I2 हो जाएगा, और उसके बराबर हम लोग I मान लेंगे। और जब आपतन कोण बहुत छोटा होगा तो ये विचलन कोण भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, न्यूनतम विचलन होगा, ठीक है ना, कम से कम विचलन होगा।
तो इस डेल को डेल यम नाम दे देंगे, मिनिमम विचलन कोण। ठीक है ना, डेल यम का मतलब क्या है, मिनिमम विचलन कोण। केवल डेल लिखा होता है तो विचलन कोण, यम लग गया तो न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है ना, यम से मिनिमम। और R1 R2 जो होगा ये भी R के बराबर मान लेंगे। तो देखो जब आपतन कोण बहुत छोटा हो, जब आपतन कोण बहुत छोटा हो, तब I1 बराबर I2 बराबर क्या नाम ले देंगे, I। मतलब दोनों आपस में बराबर हो गए और उन दोनों के बराबर हमने I ले लिया। ठीक है ना, और क्योंकि I का मान होता है ना, फार्मूले में I आता है ना, साइन I बटे साइन ऑफ, इसीलिए I मान लिया। और R1 बराबर R2 बराबर क्या मान ले लेंगे, R। और डेल बराबर क्या हो जाएगा, डेल यम। ठीक है ना। अब ये सब मान हम समीकरण 8 में रखेंगे और समीकरण 7 में रखेंगे। तो समीकरण 7 और 8 से, समीकरण 7 और समीकरण 8 से, समीकरण 8 से, समीकरण 7 में R1 प्लस R2 दोनों की जगह हम क्या रखेंगे, R। तो क्या हो जाएगा, R प्लस R बराबर A है, R कितना हो जाएगा, बराबर A। तो R बराबर क्या आ जाएगा, एक R का मान ये आया। इसमें रखते हैं I1 की जगह क्या रखना है, I2 की जगह भी I रखना है, यहाँ है ना, I1 बराबर भी I और I2 बराबर भी I, बराबर A प्लस डेल, डेल की जगह क्या रख देना है, डेल यम। तो I में I जोड़ेंगे तो 2I, और ये A प्लस डेल यम रहेगा, 2 को इधर भेज देंगे तो I बराबर आ जाएगा A प्लस डेल यम बाई, I का मान ये आ गया, R का मान ये आ गया। ठीक है ना। अब लगाएंगे स्नेल का नियम। तो ध्यान से देखना, जगह बहुत है, आराम से हट जाएगा, स्थिति शायद उसकी ना हटे। ठीक है ना, स्नेल के नियमानुसार अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन I बटे साइन, तो n बराबर हो जाएगा साइन I की वैल्यू कितनी आई, A प्लस डेल एम बाई A प्लस डेल एम बटे 2 बटे साइन R, R की वैल्यू कितनी है, A बाई, यही है ना फार्मूला, ध्यान से देखो वहाँ पे वही चीज़ है कि नहीं जो यहाँ पे सिद्ध होके आया है, यही फार्मूला प्रूफ करना था ना। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं ना, अब इतना नोट करो तब आगे पढ़ाएंगे। इसके आगे थोड़ा सा और एक फार्मूला, क्या बज रहा है थोड़ा देखो घड़ा में, हाँ क्या बज रहा है जी, तब अभी टाइम है, देखो एक मार करता हूँ। देखो जब पतले प्रिज्म की बारी आए, ये तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो गया, जब आपतन कोण बहुत छोटा हो, या फिर इसको लिख सकते हो न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ठीक है ना, बुक में देखोगे तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में लिखा होगा, क्योंकि डेल क्या हो गया, मिनिमम। न्यूनतम विचलन कब होता है, न्यूनतम विचलन कब होता है, देखो यहाँ पे आपतन कोण बहुत छोटा था, विचलन कोण ज़्यादा था कि नहीं। फिर जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते गए, विचलन कोण का मान घटता गया, और एक स्थिति में न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तो हम न्यूनतम आपतन कोण के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि आपतन कोण बढ़ाए हैं तब जाके न्यूनतम विचलन की स्थिति आई है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, न्यूनतम विचलन की स्थिति में लिख देते हैं। ये गलत हो जाएगा, आपतन कोण कम होगा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तुम उसकी चिंता मत करो ना, वो हमारी चिंता है। अब देखो इसके आगे क्या होगा, पतले प्रिज्म के लिए
हाँ, अभी वो मोटू था, ये पतलू है। पतले प्रिज्म के लिए मतलब ये जो प्रिज्म कोण दिख रहा है ना, इसको चाप के छोटा कर दो। ये कोण ए को क्या कर दो, छोटा, तो इधर प्रिज्म पतली हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ए का मान जो है वो 5 डिग्री के बराबर होगा या 5 डिग्री से छोटा होगा तब, ठीक है ना। तब क्या होगा, ए का मान 5 डिग्री से छोटा हो या उसके बराबर हो, तब तब ये जो लिखा है ना साइन ए प्लस डेल एम बाई टू, हम क्या कर सकते हैं इसको, केवल ए प्लस डेल एम बाई क्या लिख सकते हैं, टू। साइन हटा सकते हैं छोटे कोण के लिए, होता है, कई बार यूज हो चुका है। और साइन ए बाई टू को केवल क्या लिख सकते हैं, तब यन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल एम बाई टू बटे ए बाई टू, से टू मर गया, ए से ए थोड़ी मर जाएगा, ए का इधर गुणा करो क्या हो जाएगा, ए एन ए प्लस डेल एम। हम लोग विचलन कोण का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो ए को उधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए एन माइनस ए बराबर डेल एम। तो डेल एम बराबर क्या आ जाएगा, ए कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस, ये भी एक फार्मूला है विचलन कोण, जब पूछेगा पतले प्रिज्म के लिए तो इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। बस इतनी ज़रूरत थी इसीलिए कर दिया, अब नोट करो।